और बात सबसे पहले उत्तराखंड की खबरों में बारिश को लेकर। बारिश का सीजन शुरू होते ही नगर निगम रुड़की को शहर के जर्जर भवनों की याद आने लगी है। पिछले साल भी नगर निगम ने जर्जर भवनों का सर्वे किया था, लेकिन कई भवन आज भी जस के तस हैं। ये जर्जर भवन हादसों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम अभी तक सिर्फ सर्वे कराने में जुटा हुआ है। और वहीं अब देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या इस बार सिर्फ सर्वे तक जर्जर भवनों का काम होगा या इनका ध्वस्तीकरण भी किया जाएगा। तो बारिश के सीजन में नगर निगम की पोल खुलती है और ऐसे कई भवन हैं जो जर्जर हो चुके हैं और खतरा इन पर मंडरा रहा है, ये कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन अभी तक इनका सौंदर्यीकरण नहीं किया गया है, इनका निर्माण सही से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इस साल भी सिर्फ सर्वे हुआ है। अक्सर बारिश के सीजन में हर साल इन भवनों का सर्वे होता है कि इनकी लाइफ कितनी है, यानी कि और कितने साल ये चल पाएंगे। बावजूद इसके इनमें कोई काम नहीं होता है और पिछले साल भी निगम ने इन्हीं भवनों का सर्वे किया था और इसमें कोई बदलाव अब तक देखने को नहीं मिला है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या सर्वे सिर्फ दिखाने भर के लिए किया जाता है। मनोज जुएल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आखिर क्या वजह है कि सर्वे हर साल होता है लेकिन बदलाव देखने को नहीं मिलता? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे जो बारिश का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन नगर निगम की लापरवाही साफ नजर आ रही है। जिस तरीके से आप गिरासू और जो जर्जर भवन है, लगभग जो पिछले साल सर्वे किया था नगर निगम में 40 ऐसे भवन हैं जो गिरासू हैं और जो जर्जर हालत में, इसमें नगर निगम की जो लापरवाही है वो साफ देखी जा सकती है। रोडवेज जो बस अड्डा है उसका भवन है और जो यहाँ पे आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है उसका भवन जर्जर है। जो यहाँ पे कर्मचारी है वो बारिश के सीजन में डर के साए में यहाँ पे काम करते हैं। न कहीं एक बड़ी लापरवाही साबित हो सकती है यदि इस तरीके की घटना हुई तो, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है और बारिश का सीजन है, इसमें घटनाएं होती है। पिछले कई सालों से ऐसी घटनाएं होती भी आ रही है, क्योंकि जब नगर निगम ने एक ध्वस्तीकरण के लिए एक भवन को वो किया था, उसमें एक मजदूर भी घायल हो चुका था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो अभी की स्थिति है, नगर निगम सिर्फ सर्वे तक ही सीमित रह गया है और ना कि यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन लगभग मनोज कितनी भवनें ऐसी हैं जो अभी बदहाल स्थिति में है? मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से जो पिछले साल नगर निगम ने सर्वे किया था उसमें 40 भवन जो गिरासू और जर्जर भवन थे और अभी तक जो नगर निगम में है सिर्फ सर्वे के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बारिश का सीजन है वो शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं इसमें एक लापरवाही, यदि ऐसे हादसे होते हैं तो नगर निगम की साफ दिखाई देगी। जी, बहुत शुक्रिया मनोज जियाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में इस बार कांवड़ मेले में नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। हरिद्वार की हिल बाईपास रोड खोली जाएगी। सीएम धामी के निर्देश के बाद हिल बाईपास रोड खोलेगी ताकि मेले के दौरान स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो। राजाजी टाइगर रिजर्व की मंजूरी नहीं मिलने के कारण रोड नहीं खुल पाती थी। पुलकित शुक्ला हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सीधा पुलकित का रुख करते हैं। पुलकित, हमने देखा कि पहले जो परेशानी आती थी इस रोड के ना खुलने की वजह से आती थी, हरिद्वार हिल बाईपास रोड। इस बार कह सकते हैं कि न सिर्फ कांवड़ियों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, बल्कि उनके लिए रास्ता भी और ज्यादा आसान कर दिया गया है। अच्छा, देखिए हरिद्वार में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। यहाँ पर स्नान पर्व पड़ते हैं, यहाँ पर कुंभ मेला आता है और यहाँ पर हर साल कांवड़ मेला आता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, जिससे यहाँ पर कई बार जो है शहर में जाम की स्थिति बनती रहती है। इसको देखते हुए कई सालों पहले राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमाओं से लगता हुआ हिल बाईपास बनाया गया था। करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबा ये हिल बाईपास मार्ग था, जो कि हरिद्वार के एक हिस्से को उत्तरी हरिद्वार के दूसरे हिस्से से जोड़ता था, जहां से सिर्फ न कि स्थानीय लोग बल्कि देहरादून जाने वाले लोग भी वहां से जो है यात्रा कर सके, वहां से आराम से जा सकते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से जो है वन विभाग और टाइगर रिजर्व पार्क की मंजूरी न मिलने के कारण इसको खोल नहीं पाता था और जब भी इसको खोला जाता था खोलने में बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को खुद कांवड़ मेले की समीक्षाओं करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अधिकारियों के साथ उन्होंने काफी हाई लेवल की बैठक भी की है। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें निर्देश दिए हैं कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो है हिल बाईपास मार्ग को जो है खोला जाना चाहिए। तो अब प्रशासन ने उसके लिए कवायद शुरू कर दी है। जल्द ही ये लगभग 6 किलोमीटर लंबी जो
जो रोड है उसको खोला जाएगा और जो उसमें मरम्मत का काम है, जहाँ पे भी सड़क पर पैच वर्क होना है उसको जल्द से किया जाएगा और कांवड़ मेले में इसको जो है खोला जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कि आने वाले अन्य जो स्नान है, जो दूसरे स्नान पर्व है, उनके लिए भी इसको खोला जाएगा। इससे काफी हद तक जो है स्थानीय लोगों को, स्थानीय व्यापारियों को और देहरादून जाने वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा इससे राहत मिलेगी, क्योंकि स्थानीय जो लोग हैं वो उसमें हरिद्वार के बीच में जो लगने वाला जो जाम है वो उसमें नहीं फंसेंगे और सीधे वो जो है उत्तरी हरिद्वार की ओर जा सकेंगे। तो बड़ी राहत ये लोगों के लिए हो जाएगी जिस तरह से ये खोला जाएगा मार्ग। जी, बहुत शुक्रिया पुलकित, विस्तार से आपने जानकारी दी किस तरह से इसका फायदा जनता को मिलने जा रहा है। देहरादून में आज सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा मीटिंग का होगी। बता दें आपको कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खुद समीक्षा मीटिंग लेंगे। सचिवालय में 11:30 बजे से मीटिंग शुरू होगी। हेल्पलाइन पर 24 घंटे शिकायत दर्ज करने की सुविधा है। महीने के लास्ट वीक में सीएम खुद दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हैं और अब ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करेंगे शिकायतों की। जो शिकायतें मिली है हेल्पलाइन नंबर के जरिए, उन शिकायतों का निस्तारण किस लेवल तक हुआ है या उनके लिए क्या किया जा रहा है, इस बारे में जानकारी लेंगे। भारती सकलानी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। भारती, पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर सारी चीजों की समीक्षा करेंगे और शिकायतों का निस्तारण अब तक कितना किया गया है ये भी जानेंगे। क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर, वो कब जाएंगे? देखिए, हर महीने के आखिरी हफ्ते में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है, 24 घंटे खुली रहती है जिसमें लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। और आज भी 11:30 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करने वाले हैं। जो तमाम शिकायतें आई हैं, कितना उन पर काम हुआ है, क्या दिक्कतें हैं, इन तमाम बातों को लेकर वो अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत करेंगे और उन समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाए ये भी देखेंगे। कहां पर लूप होल रहे हैं, क्यों आखिरकार लोगों को सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी पड़ी है, इस बात को लेकर भी अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, क्योंकि ये निर्देश दिए गए हैं ग्राउंड लेवल पर ही काम कर लिया जाए, जनता को सीएम का दरवाजा न खटखटाना पड़े। हर बार ये निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों की हिला हवाली रहती है कि लोग खुश नहीं रहते, उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता है, इसीलिए वो सीएम पोर्टल में शिकायत दर्ज करते हैं। आज उसी सीएम पोर्टल पर की गई शिकायतों के निस्तारण को देखेंगे। समीक्षा उनकी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं 11:30 बजे सचिवालय में। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भारती सकलानी आपका। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज रुड़की का दौरा रहेगा। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में वो शिरकत करेंगे। नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम रहेगा। बीजेपी के विधायक पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। शाम को 4 बजे रुड़की पहुंचेंगे सीएम धामी और नेहरू स्टेडियम में ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। शाम को 4 बजे रुड़की पहुंचेंगे और रुड़की का दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। लोकसभा सीट हरिद्वार के लिए बीजेपी चुनावी शंखनाद करने जा रही है और रुड़की में होने वाली बीजेपी की रैली मिशन 2024 का आगाज इसको समझा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस इसे आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ जहां हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस में राम भरत यानी हरीश रावत और हरक रावत की रामायण चल रही है, तो वहीं बीजेपी ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बुधवार को इसी कड़ी में रुड़की में बीजेपी रैली करने जा रही है, जिसमें सीएम धामी खुद मैदान में उतरेंगे। बीजेपी का कहना है कि जनता के लिए किए गए कामों को हम जनता तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसके नेता हरिद्वार में सक्रिय हैं। हरीश रावत और हरक सिंह रावत दोनों में से किसे टिकट मिलेगा ये आलाकमान तय करेगा। अपनी रैलियां करेंगे, लेकिन हरिद्वार लोकसभा की रैली कल रुड़की में होगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का, वहाँ के सांसद हैं, पहले केंद्रीय मंत्री निशंक जी उस रैली में रहेंगे। और बड़ी संख्या, अभी तक की अभूतपूर्व रैली और बड़ी रैली हम हरिद्वार के अंदर करेगा। हमारे यहाँ तो अभी ये है कि भाई ये तय नहीं है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, क्योंकि हम तो हारे हुए कैंडिडेट हैं। 2 बार से हरिद्वार सीट हारी हुई है। जो भी निर्णय होगा पार्टी का हाईकमान करेगा, ऊपर से निर्णय होगा। बीते 1 महीने में हरिद्वार सीट पर हरीश रावत और हरक सिंह रावत 15 से ज्यादा बार जा चुके हैं, यानी दोनों की सक्रियता हरिद्वार सीट पर लगातार है।
लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले रैली कर बीजेपी एक बड़ा संदेश देना चाह रही है। रुड़की से मनोज जुयाल के साथ देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देहरादून से। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार भी कर लिया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया है यूसीसी का ड्राफ्ट प्रिंटिंग प्रेस छपने के लिए भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से आ रही है, जो हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने कमेटी बनाई है और इस कमेटी को ये रिपोर्ट भी सौंपनी है, लेकिन उससे पहले ड्राफ्ट जो है यूसीसी का वो बनकर तैयार हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 को मिली है, जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कमेटी ने यूसीसी ड्राफ्ट तैयार किया है और ड्राफ्ट को छपने के लिए भी प्रिंटिंग प्रेस भेज दिया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश की संभावना जताई है। 8 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश की चेतावनी है और इसके साथ ही तेज आंधी तूफान का भी अलर्ट है। पहाड़ पर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। तो नदियां उफान पर हैं, तेज आंधी तूफान है। 8 जिलों में ज्यादा बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि उत्तराखंड के अलग अलग जिले में अभी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई नदियां उफान पर हैं और इसीलिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के अलर्ट के बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर है। जीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन को मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता चारधाम यात्रियों को लेकर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चारों धाम दुर्गम स्थानों पर हैं। इस कारण कई बार मौसम को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बीच बीच में यात्रा को रोकना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रियों से अपील की है कि वो प्रशासन के समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए ही आगे बढ़े। यात्रा रोकने के पीछे भी उद्देश्य यही होता है कि किसी को कोई परेशानी ना हो, सभी की यात्रा सुरक्षित हो, अच्छी हो, किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसके अनुसार जिला प्रशासन वहां पर समय समय पर जो निर्देश जारी कर रहा है। सभी से मेरा भी अनुरोध है कि उन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड में 74 नए वेदर स्टेशन लगने जा रहे हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियर और ग्लेशियर में बनने वाली झीलें दोनों ही उत्तराखंड में भारी तबाही मचाती रही हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर में बनी झील के फटने से 2013 की केदारनाथ आपदा आई थी, तो 2021 में रैणी में ग्लेशियर टूटने के कारण आई तबाही में 200 से ज्यादा लोग मर गए। बीते साल गंगोत्री हिमालय में आए एवलांच में 29 पर्वतारोहियों की मौत हुई थी। लिहाजा अब ऐसे संवेदनशील उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 74 जगहों पर वेदर स्टेशन लगने जा रहे हैं और ये वेदर स्टेशन DGRE चंडीगढ़ लगाएगा और खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। इसके बाद ग्लेशियर में होने वाली किसी भी तरह की हलचल की पहले से ही जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही ग्लेशियर्स में बनने वाली झीलों के लिए हाई रेजुलेशंस के CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के साथ रडार को भी मॉनिटरिंग के लिए लगाया जाएगा। तो हाई रेजोल्यूशन के कैमरास यहां पर लगाए जाएंगे, जिससे कि हर स्थिति पर नजर रखी जा सके। है जो कि हमको मौसम के बारे में जानकारी दे सकेगा, कितना ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है, क्योंकि इन सब चीज़ों से हम ये पता कर पाते हैं कि क्या एवलांच की सिचुएशन बन रही है। तो इन चीज़ों की एक फ़ायदा तो ये होगा कि हम एक सिचुएशन को पहले से ही हम ट्रैक कर पाएंगे कि वहाँ पर मौसम किस तरह से करवट ले रहा। इसमें कि राडार भी रहेगा और एक हाई रिजोल्यूशन का CCTV कैमरा भी रहेगा जो वर्क कर सकता है, जिसको कि हम वहाँ पे ये जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट होता है, लेक फट जाना जो होता है, उसको हम विजुअली मॉनिटर कर सकते हैं और रडार के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। इस पर भी एक हम कंसेप्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एजुकेशन सेशन में 45 सरकारी स्कूलों पर और ताला लगने जा रहा है। कम छात्र संख्या का हवाला देते हुए प्रदेश में पिछले 7 सालों में
3000 से ज्यादा स्कूलों पर ताले लग चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश में आखिर सरकारी स्कूलों का स्तर कहां जा रहा है। जो लोग लगातार स्कूल बंद करने को लेकर परेशान हो रहे हैं, इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। प्रदेश के 45 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो इस सेशन में बंद होने जा रहे हैं। इनमें देहरादून के 3, टिहरी के 9, उधम सिंह नगर के 6, रुद्रप्रयाग के 8 सरकारी स्कूल शामिल हैं। शिक्षा विभाग के डीजी का कहना है कि स्कूल बंद करने के पीछे वजह एक भी स्टूडेंट्स का एडमिशन न लेना है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कमोबेश यही स्थिति है। यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट लाख कोशिशों के बाद भी स्कूलों में एडमिशन नहीं करा पाया। पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो 3000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हो गए हैं जहां कभी बच्चे नहीं तो कभी टीचर नहीं होने के चलते ताले पड़ गए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई स्कूल बंद नहीं कर रहे, यदि एक बच्चा भी होगा तो स्कूल खोल देंगे। हमारे राज्य की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं कि हम प्रत्येक स्कूल में हमने प्रत्येक गांव में स्कूल खोल रखे हैं। अगर एक बच्चा भी होगा तो तभी स्कूल खोल रखा है, 2 बच्चे भी स्कूल खोल रखा है। जिस गांव में 0 बच्चे होंगे तो वहां का स्वाभाविक है कि स्कूल बंद हो गया होगा। लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि हम और स्कूलें खोल रहे हैं। बंद करने की हम लोगों को इस तरह की कोई मंशा नहीं है और ऐसे लगभग हमारे 2000 स्कूल हैं जहां पे छात्र संख्या 5 या उससे कम है। फिर 5 से 10 की छात्र संख्या है, वो भी एक कैटेगरी हमने बना रखी है। तो चूंकि आरटीई के अनुसार स्कूल हमें चलाना ही है तो हम लोग उसको चला रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कि अगर बच्चा एक भी है तब भी हमने इस विद्यालय खोले हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के स्कूल बंद करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इस बार भी 3200 स्कूलों की लिस्ट बनी और उनका सीधा सीधा ये कहना है कि एक कैंपस में 2 स्कूल नहीं चलेंगे, यहाँ छात्र संख्या कम है इसलिए बंद करेंगे। तो जिन गांव के स्कूल को ये बंद करने जा रहे हैं, उन गांव से अगर दूसरे स्कूल की दूरी 2 या 3 किलोमीटर है तो पहली, दूसरी, तीसरी का बच्चा क्या वो 3 किलोमीटर जाना और आना 6 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा? इस पर किसी ने नहीं सोचा। तो सबसे बड़ी महकमों में शुमार शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा सरकारी बजट उठाता है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में लग रहे ताले शिक्षा व्यवस्था की कलई खोलने के लिए काफी है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में मुस्लिमों का त्योहार ईद उल जुहा नहीं मनाया जाएगा। इसको लेकर हिंदू संगठन के साथ साथ बद्रीनाथ व्यापार सभा और पंडा पुरोहित अलग अलग कामों में लगे ठेकेदार और मजदूरों की बैठक हुई है, जिसमें मांग की गई है कि बद्रीनाथ धाम में ईद की नमाज अदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईद की नमाज अदा करना नहीं परंपरा गलत है। वहीं मुस्लिम समाज के लोग जोशीमठ में ईद की नमाज पढ़ सकेंगे। साधु संतों ने कहा कि गैर हिंदू बद्रीनाथ धाम से बाहर कहीं भी ईद की नमाज को अदा कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सनातन धर्म के स्थान पर इस तरीके के आयोजन नहीं किए जाने चाहिए। जो ये ईद का त्योहार आ रहा है मुस्लिम समुदाय का, उसके विषय में आज एक बैठक की गई और जिसमें बद्रीनाथ में जो कार्यरत जितने हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं उन लोगों को एक संदेश दिया गया कि जो ये त्योहार है धाम की पवित्रता और मर्यादा को बनाने के लिए बद्रीनाथ धाम में इसको त्योहार को यहाँ नहीं मनाया जाएगा, इसको पूर्व की भांति जोशीमठ में मनाया जाएगा। 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर्स डे मनाया जाएगा और जिसका आयोजन इस बार उत्तराखंड में प्रस्तावित है। जिसका आयोजन के साथ साथ ग्लोबल टाइगर्स डे से ठीक पहले एक खबर ने सबको चौंका कर रख दिया है। इस साल 6 महीने में ही बाघों की मौत का आंकड़ा 100 के करीब पहुंच चुका, जो मौत के मामले में टॉप 3 पर है। देखिए रिपोर्ट। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर इस साल अप्रैल में 2022 की बाघ गणना के आंकड़े जारी किए गए थे, जिसके अनुसार 2018 से अब तक देश में बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि इस साल 6 महीनों में ही इसके आधे बाघों की मौत हो चुकी है।
इस साल 25 जून तक देश भर में 95 बाघों की मौत रिकॉर्ड की गई है, जिसमें सबसे अधिक 24 बाघ मध्य प्रदेश, 19 बाघ महाराष्ट्र और 14 बाघ उत्तराखंड में मौत की नींद में सो गए। इस चिंताजनक खबर के सामने आने के बाद केंद्रीय वन मंत्रालय ने सभी राज्यों में जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड में भी इसकी जांच बैठा दी गई है। ये समस्या केवल यहीं तक नहीं है, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हम लोग वनों की ओर कहीं कहीं एनक्रोचमेंट हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, तो ये समस्या बढ़ तो रही है, लेकिन उसी हिसाब से हम लोग अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। ये जरूर जो है बाघों की क्षति हुई है, इसके लिए हम लोगों ने राज्य सरकार से अनुरोध भी किया है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराकर जो भी दोषी अधिकारी या कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीते सालों का आंकड़ा देखें तो 2021 में उत्तराखंड में 3 और 2022 में कुल 6 बाघों की मौत हुई थी। 2023 में 6 महीने में ही 14 बाघों की मौत ने स्वाभाविक तौर पर हड़कंप मचा दिया है। हालांकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि बाघों की संख्या के हिसाब से मौतों का आंकड़ा ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।